अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डैफोडिल्स यानी गुल नरगिस और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, इस पोहम के बारे में हमने तफसील से पढ़ा और समझा। आज दूसरे लेक्चर में हम इसी यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइजेस को देखते हैं, सवालात को देखते हैं और उनके जवाब को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 40 आपकी किताब है जो कि आपके सामने होगी। सफ़ा नंबर 40 पे कंप्रीहेंशन के हिस्से में पहला सवाल है, व्हाट आर डैफोडिल्स? कि डैफोडिल्स क्या है? अब इनके जवाबात आपको बताता हूं। आंसर नंबर 1, व्हाट आर डैफोडिल्स? कि डैफोडिल्स क्या है? The daffodils are beautiful flowers of golden color. What are the daffodils? The daffodils are beautiful flowers of golden color. Daffodils यानी गुले नरगिस वो गोल्डन कलर के, सुनहरे रंग के बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, Where did the poet see the daffodils? हमने नज़म में भी पढ़ा था कि beside the lake and beneath the trees। तो इसको मुकम्मल तौर पर ऐसा लिखेंगे, The poet saw the daffodils near the lake and under the tree। कहाँ उसे डैफोडिल्स नजर आए? गुले नरगिस उसे, उन्हें शायर को गुले नरगिस कहाँ नजर आए? वो उसे नियर द लेक, झील के करीब और दरख्त के नीचे नजर आए। सवाल नंबर 3 है, टू whom is the poet comparing himself in the first stanza? पहले वाले स्टेंजा में शायर खुद को किस चीज के साथ तशबीह दे रहा है, खुद को किस चीज के साथ कंपेयर कर रहा है? तो हमने देखा था कि शायर जो है, इसका सवाल नंबर 3 का जवाब है, द पोएट कंपेयर्स himself with a cloud that floats high over the vales and hills। हमने देखा कि फर्स्ट स्टेंजा के पहली 2 लाइनों में शायर ने खुद को कंपेयर किया है किस चीज से? एक ऐसे बादल से कि जो तैरता है बहुत ऊंचाई पे, वादियों और पहाड़ियों के ऊपर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। Why has the poet called the daffodils golden? शायर ने डैफोडिल्स को गोल्डन क्यों कहा है? तो इसके जवाब है,
because the flowers were of golden color। क्योंकि वो फूल जो है सुनहरे रंग के थे, वो फूल गोल्डन कलर के थे, तो इस वजह से शायर उन्हें गोल्डन फ्लावर्स कह रहा है। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं, फिर उसके जवाब को तहरीर करते हैं। सवाल नंबर 5 है, इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट इज कॉमन बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स। यानी दूसरे स्टेंजा में शायर ने क्या कहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो कि मुश्तरक है सितारों में और डैफोडिल्स में, यानी गुल नरगिस में। अब हमने पढ़ा था कि दोनों जो है लातादाद होते हैं, तो यहां पे द थिंग आंसर्स में देखते हैं, द थिंग दैट इज कॉमन between stars and daffodils, the thing that is common between stars and daffodils is their being countless and sparkling with pleasure। कैसी कौन सी बात है जो कि कॉमन है डैफोडिल्स में और सितारों में। तो इससे हमें वाज़ेह पता चलता है कि वो जो चीज़ जो कि सितारों और डैफोडिल्स में कॉमन थी, पहली बात ये कि वो दोनों काउंटलेस थे, दोनों बेशुमार थे, लातादाद थे, और साथ में दोनों यानी स्टार्स और डैफोडिल्स दोनों बहुत खुश थे, खुशी से झूम रहे थे। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। हाउ आर डैफोडिल्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कि शायर ने किस तरह से डैफोडिल्स को बयान किया है, डिस्क्राइब किया है इस नज़म के अंदर। आंसर नंबर 6। The poet as described the daffodils in a very beautiful manner, as if they are welcoming him towards them। किस तरह से शायर ने डिस्क्राइब किया है और किस तरह से वो उनकी तरफ जो है खिंचता चला जाता है, क्या कशिश है उनमें। तो द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड द डैफोडिल्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने डैफोडिल्स को डिस्क्राइब किया है, उनकी वजाहत की है, उनका बयान दिया है, एज इफ गोया के दे आर वेलकमिंग हिम टूवर्ड्स देम,
आया के या गोया के डैफोडिल्स उस शायर को अपनी तरफ खुशामदीद कह रहे हैं और अपनी तरफ उन्हें खींच रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, What does the word wealth present in third stanza? तीसरे स्टेंजा में वेल्थ यानी दौलत का भी तस्करा किया गया है, तो इससे शायर का क्या मुराद है या इससे हम क्या माना ले सकते हैं? सवाल नंबर 7 के जवाब में हम यही लिखेंगे, इन दी थर्ड स्टेंजा comma the word wealth refers to joy and happiness। तीसरे स्टेंजा में लफ्ज वेल्थ से मुराद खुशी और मुसर्रत है। सवाल नंबर 8 है, When the poet was watching the daffodils, did he know that they would always give him happiness? कि जब वो पहली मर्तबा डैफोडिल्स की तरफ देखता है, क्या उससे पहले उसे ये अंदाज़ा होता है कि इस नज़ारे से उसे इतनी बड़ी खुशी हासिल होगी? उसे तो अंदाज़ा नहीं था। जो ही वो आगे कहते हैं कि आई गेज्ड, तो मैं देखता रहा, घूरता रहा, मैं गौर करता रहा, तब उसकी खुशी में इजाफा होता रहा। पहली नज़र में वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। तो लिहाजा इसके जवाब में हम लिखेंगे, The poet did not know, आंसर नंबर 8 है, the poet did not know that the daffodils will give him that much happiness and pleasure। मतलब शायद को अंदाजा नहीं था कि इस नज़ारे से बाद में उसको कितनी राहत और कितनी खुशी मिलेगी, क्योंकि वो कहता है कि उसको छोड़ने के बाद जब मैं जाता हूँ, बिस्तरे पे लेटता हूँ और मेरे जहन में कुछ नहीं होता, मैं सोचता रहता हूँ, सोच वाले मूड में होता हूँ, तो वो फिर मेरे अंदरूनी आंख पे वो नज़ारा आ जाता है, वो फूल सारे आ जाते हैं, फिर मुझे वो राहत मिलती है, फिर मुझे वो खुशी मिलती है। तो शुरू में उसे अंदाज़ा नहीं था कि डैफोडिल्स के नज़ारे से उसे कितनी खुशी होगी। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की जानिब। अब हम सवाल नंबर 9 को देखते हैं। हाउ हैव डैफोडिल्स इंस्पायर्ड द पोएट? डैफोडिल्स ने, गुले नरगिस ने किस तरह से शायर को इंस्पायर किया है, उस पर एक असर छोड़ा है, उसके अंदर तब्दीली लाई है? आंसर नंबर 9 क्या कहता है कि हाउ हैव डैफोडिल्स इंस्पायर्ड द पोएट? The daffodils have inspired the poet
very much. Because he has seen and felt the beauty of nature. डैफोडिल्स ने कैसे उसे इंस्पायर किया, कैसे उस पर असरअंदाज हुए, कैसे वो उनसे मुतासर हुआ? वो उनसे बहुत मुतासर हुआ। पूरे नज़म में वो उनकी तारीफ करता चला आ रहा है, क्योंकि उसने उन्हीं डैफोडिल्स के अंदर नेचर यानी फितरत को उसने देखा है, और उसी फितरत के अंदर, उस फितरत के अंदर जो खूबसूरती छुपी हुई है उसको शायर ने देखा है। तो उस खूबसूरती को देखने के बाद वो बहुत मुतासर हुआ है। 10वां सवाल है सफ़ा नंबर 40 में, हाउ डू डैफोडिल्स हेल्प द पोएट इन गेटिंग रिड ऑफ पेंसिव मूड? जब वो सोच में गर्क होता है, उसका जहन सोचों से भरा हुआ होता है, तो डैफोडिल्स किस तरह से शायर की मदद करते हैं ताकि उसकी जान जो है उन सोचों से छूट जाए? तो उसका भी आसान सा जवाब आखिर में, आखिरी वाले इस्तिंजा में मौजूद है। आंसर नंबर 10। The pleasing memory of daffodils help the poet get rid of the pensive mood। वो जो एक खुशी से भरा हुआ एक मंजर उसके जहन में आता है, और वही चीज है जो कि उसे उस पेंसिव मूड में, जो ख्यालात की दुनिया में वो डूबा हुआ होता है, उससे उसे आज़ादी मिलती है। यानी वो डैफोडिल्स का जो खूबसूरत नज़ारा है उससे उसे मदद मिलती है कि वो किस तरह से उस पेंसिव मूड से निकल जाए। सवाल नंबर 2 की जानिब स्टूडेंट्स चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। इस कदर तफसील से हमने नज़म को हमने देखी है और नज़म हमने पढ़ी है, तो उसकी तफसील को जांचने के लिए किताब के अंदर मल्टीपल चॉइस की सूरत में एक सवाल मौजूद है कि 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं और उसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। द पोएट वॉज वॉन्डरिंग लाइक अ शिप, वो कश्ती की तरह इधर उधर घूम रहा था। लाइक अ कैमल, ऊंट की तरह घूम रहा था। लाइक अ क्लाउड, बादल की तरह घूम रहा था। लाइक अ बर्ड, एक परिंदे की तरह घूम रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी, लाइक अ क्लाउड, वो खुद कहता है कि मैं एक बादल की तरह इधर उधर घूम रहा था जो कि पहाड़ियों और वादियों के ऊपर तैरता है। इसी का कंपोनेंट नंबर 2 है, द पोएट सॉ अ होस्ट ऑफ, यानी शायर को एक जुर्मट नजर आई, एक झुंड नजर आया। किस चीज का? गोल्डन रोजेस, गुलाब के फूलों का, गोल्डन गुलाब के फूलों का। वाइट ट्यूलिप्स, ये भी फूल है, यानी वाइट ट्यूलिप्स उसे गुले लाला नजर आया। गोल्डन डैफोडिल्स, उसे गोल्डन डैफोडिल्स नजर आए, या सनफ्लावर्स यानी सूरजमुखी का फूल उसे नजर आया।
तो क्या उसे नजर आया? उसे झुंड नजर आया। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, डैफोडिल्स, और यही इस पोएम का नाम है। नंबर 3, when the poet was looking at the daffodils, जब शायर डैफोडिल्स की जानिब देख रहा था तो उसने कैसा महसूस किया? He felt sad to see them. ए का ऑप्शन है कि वो बहुत अफसुर्दा हुआ जब उससे वो फूल नजर आए। बी है he started dancing, वो शायर ने खुद नाचना शुरू कर दिया। सी है he did not like them, उसे वो फूल पसंद नहीं आए। डी है he was lost in their beauty, और वो उसकी खूबसूरती में, यानी उस मंजर की खूबसूरती में, उन फूलों की खूबसूरती में वो महव हुआ, वो खुद गर्क हुआ, वो उनके अंदर गुम हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो आपकी किताब आपके सामने होगी, सफ़ा नंबर 40 पे है, आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर इसी का 5वां हिस्सा है, यानी 5वां जुमला है, बल्कि चौथा जुमला है। द डैफोडिल्स वर डांसिंग, डैफोडिल्स नाच रहे थे। बाय द साइड ऑफ लेक, झील के किनारे, ए था ये। बी बाय द साइड ऑफ द रिवर, वो दरिया के किनारे नाच रहे थे। बाय द साइड ऑफ द कैनाल, एक बहुत बड़े नाले के किनारे पे वो नाच रहे थे। बाय द साइड ऑफ द ट्रीज, वो दरख्तों के करीब नाच रहे थे। तो उसमें ए वाला ऑप्शन, बाय द साइड ऑफ द लेक, यानी किनारे के करीब वो नाच रहे थे, करेक्ट है। इसमें सेंटेंस नंबर 5 है, द पोएट रिकॉल्स द मेमोरीज ऑफ द डैफोडिल्स व्हेनेवर ही इज, यानी जब कभी भी शायर किस सूरत में वो होता है कि जब उसे वो सारा मंजर रिकॉल, यानी याद आ जाता है। किस मूड में वो होता है? ए इन जॉली मूड, क्या वो खुशी के मूड में होता है तब उसे वो डैफोडिल्स याद आते हैं। बी इन पेंसिव मूड, जब वो सोच से भरा हुआ अफसुर्दा सूरत में होता है तो वो उसे डैफोडिल्स नजर आते हैं। सी इन एंग्री मूड, जब शायर बहुत गुस्से की हालत में होता है तो उसे वो मंजर नजर आता है या याद आ जाता है। इन रिलैक्सिंग मूड, या वो बिल्कुल जो है आराम के मूड में होता है तो उसे वो फूल या वो मंजर याद आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी है, व्हेन ही इज इन पेंसिव मूड, जब वो पेंसिव मूड में होता है तो उसे वो चीज याद आ जाती है। इसमें छठा जुमला है, द पोएम इज अबाउट, वो नज़म किस बारे में है? ए फ्लावर्स, फूलों के बारे में है। ट्रीज, दरख्तों के बारे में है। प्लांट्स, नबातात के बारे में है। रिवर्स, दरिया के बारे में है। तो उसमें ऑप्शन ए फ्लावर्स का आंसर जो है सही है। 7वां इसमें जुमला है, द पोएम फोकसेस ऑन, यानी पोएम का मरकज जो है वो क्या है, किस चीज पर है? ए डिजास्टर्स, सानियात पर है। कॉन्सर्ट्स, यानी जो शोरा एक गाना गाते हैं तो वो उस पर है। नेचुरल ब्यूटी, फितरत की खूबसूरती पर है। लैंडस्केप्स, यानी एक ऐसा मंजर के जहाँ पे आपको घर नज़र आ रहे हो, पहाड़ नज़र आ रहे हो, सारे यानी कि पूरा मंजर आपको नज़र आ रहा हो, वो चीज़ है। तो उसमें सी का ऑप्शन सही है, नेचुरल ब्यूटी, यानी फितरत की खूबसूरती उसे उस मंजर में, उन फूलों में नज़र आती है। 8वां और आखिरी जुमला है, द पोएम इज रिटन बाय, इस नज़म को लिखी है किसने? विलियम ब्लेक ने, ए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने, बी। शेले ने, सी। शेक्सपियर ने, डी। तो किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये नज़म लिखा है, जो कि बी है। बी में उसका आंसर सही है। इसी तरह आगे चल के सवाल नंबर 3 में, मैच द वर्ड्स विद देयर एप्रोप्रिएट मीनिंग्स। आपके सामने किताब होगी, कॉलम ए या कॉलम बी है। तो जहां पे टॉसिंग का लफ्ज है वो कॉलम बी में तीसरे सतर में सडन, राइजिंग एंड फॉलिंग को कहते हैं टॉसिंग। स्प्राइटली उसी के नीचे यानी चौथी सतर में है फुल ऑफ लाइफ,
एंड विगर। गेज्ड पर उससे नीचे बी वाली कॉलम में है लुक्ड एट कंटिन्यूअसली। पेंसिव, एक किताब में यहां पे छोटी सी गलती है, पेंसिव को कॉलम ए में उन्होंने दिया है, लेकिन पेंसिव का मीनिंग जो है उसकी मीनिंग कॉलम बी में मौजूद नहीं है। पेंसिव तो हमने बार बार पढ़ा, सुना, देखा, उसकी तफसील हमने जानी। तो पेंसिव का मतलब है whenever you're in thinking mood or in thoughtful mood, that's called to be pensive। आखिरी लफ्ज है जोकंड, कॉलम ए से, तो फिर कॉलम बी में हैप्पी के साथ वो जाके मैच हो जाएगा। ये था हमारा दूसरा लेक्चर जो कि हमने यूनिट नंबर 4 में डैफोडिल्स पोहम जो है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने तहरीर की है, उसके पहले, दूसरे और तीसरे सवाल के जवाबात को हमने तफसील से बोर्ड पर भी तहरीर करके जाना, समझा और मल्टीपल चॉइस को भी हमने देखा। अब इसके ऐसी एक्सरसाइज के दूसरे सवाल को और उससे आगे चलने वाले सवाल को हम तफसील से अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत इस्तेफादा हुआ होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो वेरी मच।